हूं आपका मेज़बान अर्शद शरीफ। आजकल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही राग है कि हमें बातचीत करनी है, अस्कृत पसंदों से बातचीत करनी है। तमाम सियासी जमातें इस पे मुत्तफिक नज़र आती हैं, लेकिन जब भी हम एलामिया देखते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद एक ही चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान के आइन और कानून की रिट को इन अस्कृत पसंदों को मानना पड़ेगा, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। उस साइड से जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो पाकिस्तान के लॉ को, पाकिस्तान के आइन को हमेशा चैलेंज करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में हमले भी करते हैं। बहुत सारे सवालात उठते हैं, जितनी भी APCs हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी करवाई, कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी और माजूर हो जाने वाले सिपाहियों की खिदमात को भुला देना चाहती है? भुला देगी इन मुज़ाकरात के बाद? 40,000 से ज़ायद हमारे फ़ौजी और शहरी शहीद हुए, क्या उनकी कुर्बानियों को भी हम भुला देंगे? क्या पाकिस्तान में जितने शोहदा हैं उनकी फैमिलीज़ को हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ है? उनको हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? वो किसकी खातिर लड़े, क्या किया? क्या आज हमारी रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि कोई भी बंदूक उठा के अपनी टर्म्स डिक्टेट करवा सकता है और हमारे सियासतदान उसके लिए कहें कि हाँ, हमें फिर भी बातचीत करनी चाहिए? मैं आपको कुछ उन फौजियों के हालात दिखाता हूं जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जख्मी हुए। आइए देखते हैं। ये ऑपरेशन के दौरान हुई है खबर एजेंसी में बराह रास्त में शर्त पसंदों के खिलाफ जो अटैक कर रहे थे। अटैक के दौरान हम जब सर्च किया तो उसमें राकेट लगा, तो राकेट के दौरान जब राकेट लगा तो उधर से आईडी ब्लास्ट हो गई है। आईडी ब्लास्ट में ये दोनों टांगें ज़ाया हो गई और दूसरे जो मेरे साथ साथी थे वो शहीद हो गए दोनों। जितने जवान देखो, किसी के बाजू नहीं है, किसी के टांगे नहीं है। इनको फख्र करना चाहिए कि हमारे ये जवान हैं, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। असल को जवान तो ये इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ऑपरेशन में मोहम्मद एजेंसी उधर ऑपरेशन कर रहे थे, उसमें अटैक किया था हमने उन पर, शिद्दत पसंदों पे। जो अभी कार्रवाई भी उन्होंने फायर किया, उसमें ब्रेस्ट लगा था मेरी टांग पे और ये टांग कट गई थी उधर पेशावर CMH में। फिर ऑपरेशन शुरू होता है कि सर्च पे हम जा रहे थे, रास्ते में रोड ब्लॉक लगी हुई थी और वो रोड ब्लॉक हटाते वक्त बस एरिया ब्लास्ट हुआ। क्या फ़र्क क्या पड़ा आपकी ज़िंदगी पे? अब फ़र्क तो पड़ा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं, तो इंशाल्लाह इतना मायूसी नहीं है। और ज़मीन और वतन के लिए कुर्बानी अगर इस आधे बदन की भी पड़ जाए ना, तो ये हाजिर है हमारी। लेकिन क्या हुआ था आपको? ये माइंस ब्लास्ट हुआ था। माइन ब्लास्ट किस जगह हुआ था? उधर मोहम्मद एजेंसी। मोहम्मद एजेंसी कब हुआ था? 31 जनवरी 2010। अब सुना है कि आप सबको रेस में हरा देते हो। हाँ, ये तो है, बस ये हर एक बंदी में अपना लचक होता है। जी, ये वो हमारे जवान थे जो वतन की खातिर इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ज़ख्मी हुए। किसी के हाथ नहीं है, किसी के बाजू नहीं है, लेकिन आज भी उनमें वो जज्बा है। और जब हम ये बात सुनते हैं कि हाँ, हम मुज़ाकरात करेंगे, रियासत और हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान कहते हैं हम उन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे जिन्होंने ये काम किया, तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्या रिट ऑफ द स्टेट ख़त्म हो गई है? इसी मौजू पे बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चल के जनरल मुशर्रफ साबिक सदर ने अनाउंसमेंट की है कि वो जैसे ही निगरान हुकूमत बनेगी उसके एक हफ्ते के अंदर वापस वतन आ जाएंगे। इस पर भी तासुरात जानेंगे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो मौजूद हैं कामरान शफी साहब, एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं दिफाई मामलात पे भी, मुल्की सियासत पे भी, और इसी हवाले से उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी लिखा जिसका अगर टाइटल है इग्नोरिंग आवर हीरोज़ ऑनरिंग आवर एनिमीज़। अगर मैं सही तरह उर्दू में ट्रांसलेट कर सकूँ तो अपने हीरोज़ को नज़रअंदाज करना और अपने दुश्मनों को ऑनर करना, उनको इज़्ज़त देना, वक़ार देना। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जाहिद खान साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान शफी साहब, शुरू में आप ही से करूँगा। आपने देखा ये हमारे वो जवान थे, एक तो वो भी था जिसकी दोनों टांगें कटी हुई थी, बाजू दोनों कटे हुए थे। इनको हम क्या जवाब देंगे जब हम बात करते हैं कि हाँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं?
देखिए वो सिपाही हैं माफ़ कीजिए, और सिपाही जान भी देते हैं, बाजू भी कटते हैं बेचारों के, लातें भी कटती हैं। वो ठीक है, वो ड्यूटी का हिस्सा है, ठीक तो नहीं है, ड्यूटी का हिस्सा है। लेकिन मुज़ाकरात किससे आप कर रहे हैं, किससे करने जा रहे हैं जो कि इस स्टेट को ही नहीं मानते, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी है उसको नहीं मानते, जो कायदे आज़म को नहीं मानते, जो डेमोक्रेसी इलेक्शंस को नहीं मानते, जो कि आपके सिपाहियों को ना सिर्फ ये बेचारे जो हमने देखे बच्चे, लेकिन जो सिपाही वो पकड़ लेते हैं उनके गले वो काट देते हैं कुल्हाड़ियों से, IEDs लगा देते हैं, ये वो जो बम होते हैं छुपे हुए। किस किस्म के मुज़ाकरात हैं ये? मुझे समझ नहीं आई। यानी क्या ये हथियार फेंक दिए हैं स्टेट ने, स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है वो, या क्या? या ऐसी कोई बात है कि बीच में पहियों के अंदर पहिए हैं और स्टेट को खुद ही नहीं पता, स्टेट के जो इदारे हैं उनको बाएं हाथ को ये नहीं पता दायां क्या कर रहा है और दाएं को ये नहीं पता बायां क्या कर रहा है। मैं तो बिल्कुल इस पे एक शशोपांच में, मुझे को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। व्हील्स विद इन द व्हील्स भी हैं, और ये जानेंगे कि सियासतदानों के आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई, क्या हमारे सियासतदान भी खौफजदा हैं, क्या अवामी नेशनल पार्टी बशीर बिलोर की कुर्बानी भुलाने के लिए तैयार है? इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात की तो हम बात करते हैं, लेकिन शोहदा के वर्सा को हम क्या जवाब देंगे? जाहिद खान साहब, आपसे मेरा एक और सवाल भी बनता है। एक तो ये भी है कि शोहदा के वर्सा को क्या जवाब देंगे, और दूसरा, क्या अवामी नेशनल पार्टी बशीर बिलोर साहब की कुर्बानी को भुला देगी? अच्छा शरीफ साहब, मैंने आपके वो जवानों की भी बातें सुनी और उनके हौसले भी देखे, अभी तक बुलंद है। लेकिन बदकिस्मती आपने देखा कि 2008 के बाद मौजूदा जब हुकूमत में, लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब 2008 में ये हुकूमत आई तो आपके सारे इलाके तकरीबन दहशतगर्दों के कब्ज़े में थे, और मलाकन डिवीज़न तो तकरीबन पूरा उन्हीं के कब्ज़े में था। और जब हमने देखा तो हमने डायलाग शुरू की कि अगर डायलाग से एक मसला हल हो सकते तो खून खराबे के बजाय डायलाग को, इस मसले को हल करें। हमने डायलाग किया, उस डायलाग पे कुछ एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन वो एग्रीमेंट को पामाल किया गया, उसको नहीं माना गया, फिर उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ। लेकिन उसी दिन से अगर आज आप देखें आज की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कौम एक साइड पे, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा के लिए बात करते कि जी ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है, नेगोशिएशन करे, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल हो गए। आपने बशीर बिलोर की बात की, बहुत सारे जवान हमारे बशीर बिलोर शहीद साहब से लेकर मेरे अपने घर को 2009 में उड़ा दिया था, मेरे लीडरशिप पे सुसाइड अटैक हुआ था, मेरे भाई घर पे उजरे में आए, मेरे भाई को 6 गोलियां मार दी, मेरे एक गार्ड शहीद हुआ, मेरे 2 कज़न भी जख्मी हो गए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, बिल्कुल ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इतने खौफज़दा हो गए हैं कि उनसे नहीं लड़ सकते हम, कहते हैं कि ठीक है इनसे मुज़ाकरात करेंगे। सुन ले, मेरे एक अर्ज़ सुन ले, अगर हम खौफज़दा होते तो आपने देखा कि 14 तारीख को हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, और 17 तारीख को हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ, लेकिन हम फिर भी नहीं डरे। और आज भी हम डरने वाले नहीं, हम डरते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आपके सारे जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क के, हमारे अलावा या इन जवानों के अलावा, मुझे बता दें कि इस पाकिस्तान में किसने कुर्बानी दी, या हमारे पॉलिटिकल वर्कर ने दी जो अवामी नेशनल पार्टी के लोग हैं, या आपके जवानों ने दिए, बाकी किसने क्या कहा? हमेशा के लिए हर एक उठता है और वो यही बात कहते हैं कि जी डायलॉग करें क्योंकि इसका ये पराई लड़ाई है। हालांकि हम कहते हैं ये पराई लड़ाई थी जिसमें हमें धकेल दिया गया, और हम उस वक्त चीख रहे थे कि अफगानिस्तान में ये लड़ाई न लड़ो, ये अफगानिस्तान में नहीं रुकेगा, पाकिस्तान भी इसके जद में आएगा। लेकिन किसी ने नहीं माना उस वक्त, हमारे इस बात को किसी ने कान पे नहीं जूं रिंगी, और आज इस दलदल में हम फंस चुके हैं। अब इससे निकालने का रास्ता तो कोई होगा, इसलिए हम समझते हैं कि डायलॉग कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या डायलॉग में आप कहते हैं कि अगर वो आइन नहीं मानते, अगर वो कानून नहीं मानते तो फिर उससे तो डायलॉग भी नहीं हो सकते। अगर वो सारी चीजें स्टेट के रेट वगैरह सबको मानते हैं, जवानों के जाहिद खान साहब आपका पॉइंट समझ आ गया। कामरान शफी साहब, शोहदा के वर्सा को हम क्या जवाब देंगे? अच्छा, जवाब नहीं है मेरे पास तो ऐसा मैं कोई सजेस्ट क्या जवाब देंगे। जवाब सिर्फ ये है, देखिए
मुज़ाकरात करने बुरी बात नहीं है, लेकिन जो उनमें कातिल हैं, जो इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जो कातिल हैं, जो सुइसाइड जैकेट बनाते हैं, जो सुइसाइड बॉम्बर्स को तैयार करते हैं, जो कुल्हाड़ियों के साथ हमारे सिपाहियों के और एफसी के बंदों के सर काटते हैं, जो इनोसेंट लोगों को बिना बाजारों में उड़ाते हैं, उनको यह क्या पेश करेंगे हुकूमत के आगे? ये अपने हथियार फेंकेंगे? जाहिद खान साहब ने ठीक कहा कि जो मार खाई है ANP ने खाई और सारा मलबा उन पे डालते हैं। लेकिन उनसे भी मेरा एक सवाल है कि असफंदियार वली, मैंने सुना है उन्होंने कहा जी पख्तून हथियार नहीं फेंकते, तो जो चेचन वहां लड़ रहे हैं वो हथियार फेंकते हैं, या उज़्बेक या उइगुर या सोमाली या अरब या जो भी वहां तालिबान लड़ रहे हैं उनके साथ। और आपके तो एनालिसिस में जो अगली सीन बन रहा है उसमें अफगान तालिबान और ये इकट्ठे हो रहे हैं, वो तो उन्होंने कह दी है। उनका जो चीफ, मैं जरा खत्म कर लूं जनाब, जो उनका जो चीफ नेगोशिएटर है, जिसका आज इंटरव्यू छपा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, मुनीज़ जहांगीर ने किया है, उसने कहा है हम बिल्कुल उनके साथ हैं। उसने ये कहा है कि इनोसेंट लोगों को ना मारो, सिविलियन को ना मारो, लेकिन बाकी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, अफगान तालिबान बिल्कुल उनके साथ है। वो लिंकेज और उसने ये भी कहा कि जो हमने किया था पहले औरतों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, जो भी हमारा रवैया था वही रहेगा, उसी वही चीजें आएंगी। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, सबसे ज्यादा कुर्बानियां बिलाशुबा ANP की हमारे सामने रिकॉर्ड पे आती है, लेकिन MQM भी तो निशाना बनी। क्या वजह है कि MQM भी अब जाके जब APC होती है उसमें हमें बैठ के नजर आती है? इतना ज्यादा खौफ हो गया है मिलिटेंट्स का, अस्करियत पसंदों का? नहीं, देखें जनाब, ये खौफ नहीं है। तमाम जो भी दोनों APCs हुई, चाहे वो ANP की तरफ से हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से हो, और अगर आप याद हो कि आपको आज से 3 साल पहले भी आपने एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमारा एक मौक़िफ़ था 4 साल पहले का, बड़ा कैटेगोरिकली मौक़िफ़ था कि हमने कहा था कि स्पेशली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाई जाए। देखें APC, ये APC से आगे की बात है। APC तो एक इनिशिएटिव है जो कि खुशाइन है, लेकिन नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी अरशद हमारी वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इस पॉलिसी की जो बुनियादी 3 इसकी जो है ना वो लेयर्स हैं। पहली, इस पॉलिसी में ये तय करना है कि आपको डेटरेंस कहाँ शो करना है, कहाँ आपको फोर्स शो करनी है। दूसरा इसका डायलॉग है, और तीसरा इसका डिलीवरी है, जो दोनों जानिब की जानिब से है। उस डिलीवरी में डेवलपमेंट भी हो सकता है, उस डिलीवरी में डायलॉग भी हो सकता है, उस डिलीवरी में तमाम गिव एंड टेक हो सकते हैं। लेकिन इन 3 स्टेप को नेशनल लेवल के ऊपर एक्सेप्ट कराना होगा। वो एक्सेप्टेंस क्या होगी कि इसमें तमाम इदारों के सरबराहान, एक्सपर्ट, तमाम इसमें एनालिस्ट, तमाम वज़राए आला, गवर्नर, पार्टी हेड्स, और ये ट्रांसलेट करना होगा पूरे पाकिस्तान लेवल पे नीचे तक। क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि पाकिस्तान में राइट और लेफ्ट दोनों में वाज़े तौर पे पाकिस्तान तकसीम है। जो लेफ्ट की पार्टीज हैं, जो सेंटर लेफ्ट की पार्टीज हैं और जो राइट की पार्टीज हैं, इनकी वॉर ऑन टेरर पे डेफिनेशन डिफरेंट हैं। और ये डेफिनेशन आप इन्हें पूछते रहे। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, डेफिनेशंस को छोड़ दें, एक बड़ा सादा सा सवाल है, जो 40,000 हमारे फौजी सिविलियंस शहीद हुए, उनके वर्सा को क्या जवाब देंगे? देखिए, ये मैंने आपसे क्या गुजारिश की, दिस इज अवर फर्स्ट लेवल। जो फर्स्ट लेवल हमारा नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का है, वो बिल्कुल कि हम आईन पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सॉवरेनिटी के और लॉ ऑफ द लैंड है, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। उन लॉ ऑफ द लैंड्स को, उन सॉवरेनिटी को दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तभी तो डायलॉग आगे बढ़ेंगे। क्या ये डायलॉग वन साइडेड है? ऐसा नहीं है, ये डायलॉग 2 तरफा है, और दोनों तरफ से इसमें एक्सेप्टेंस जरूरी है। कामरान शफी साहब, जब हम किसी को डायलॉग ऑफर करते हैं तो वो पैरिटी हम उसकी रिकॉग्नाइज करते हैं। डायलॉग बिटवीन द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ये पॉसिबिलिटी है? और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो फिर किस तरह का माशरा हम बना रहे हैं? नहीं, पॉसिबिलिटी तो स्टेट कैन टॉक टू एनीबॉडी। स्टेट तो बात कर सकता है नॉन स्टेट एक्टर्स से, ऐसी कोई बात नहीं है। पर नॉन स्टेट एक्टर्स ने यहाँ तो लॉ तो खुद ले डाउन कर दिया ना। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि जब तलक शरिया जो हम कहेंगे वो आप नाफिज नहीं करेंगे, जब तलक आप डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ेंगे, जब तलक आप फलां डमकात नहीं करेंगे, जो कि हमारे मुल्क के एक वो सतून हैं, उनको वो तोड़ रहे हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो ये फिर कैसे ये MQM के जो साहब थे, ये क्यों उधर गए?
यानी उन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया है कि हम मानते ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को, कायद-ए-आज़म तो काफिर था। तो यानी मुल्क का जो बेसिक ही नहीं मानते, फाउंडेशन ही नहीं मानते, तो कहां करने जा रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात। जाहिद खान साहब, ANP जब इनिशिएटिव लेती है और जिस तरह कामरान शफी साहब ने पॉइंट उठाया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके नजर आती हैं और बाद डायलॉग हम उनके साथ कहते हैं कि हाँ जी होना चाहिए, लेकिन जो लोग पाकिस्तान का आइन नहीं मानते, बानिए पाकिस्तान को नहीं मानते, हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम उनसे बातचीत का भी आगाज करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। अरशद शरीफ साहब, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखिए, जो अलामिया जारी हुआ उसमें सबसे पहले एक है कि जो पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और स्टेट के रेट को मानता है, उनसे बात की जाए। देखिए, जब तक आप टेबल पे नहीं गए हो, ये बात मेरे ख्याल में मफरूज़े में होते हैं। आप उनके तरफ से देखते कि कौन आते हैं, कौन मुज़ाकरात करते हैं। और आपको जिस तरीके से मैंने बात की कि स्वात में भी हमने किया था, तो हमने कोई हथियार नहीं डाले थे, बैठे उनसे बात की थी। हाँ, ये बात उसके बिल्कुल सही है कि वो कह रहा है कि अब हमारे जो सरजमीन है या जो लैंड है उसकी भी तो कोई वायलेशन कर रहे हैं, और वो वायलेशन वो लोग कर रहे हैं जो हमारे मुल्क से ताल्लुक नहीं रखते, जिस तरह चेचन है, उज़्बेक है, ताजिक है। ये बात जब हम करते हैं, पाकिस्तान में हमारे अलावा कोई और करता नहीं है कि हम कहते हैं ड्रोन हमने गलत है। MKM भी करती है, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हैं, क्यों ख्वाजा साहब आपकी जमात भी तो ओपनली ये बात करती है कि नहीं करती? नहीं, ख्वाजा साहब की मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और पार्टियों की बात कर रहा हूं जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। वो पार्टीज आज तक ये नहीं कहते कि जो हमारे लैंड के वायलेशन करते उनके भी खिलाफ तो एक्शन, क्या वो हमारे वायलेशन नहीं है, सॉवरेंटी के वायलेशन नहीं है, उसको कोई कंडम नहीं करते, उस पर कोई बात ही नहीं करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि देखिए, डायलॉग करना कोई मेरे ख्याल में, या आज फैसला हमने नहीं किया कि किसको माफ किया और किसको माफ नहीं करेंगे। डायलॉग की तरफ जब आप जाते हैं, जब आपके साथ आगे लोग बैठते हैं और जब वो बात करते हैं, अगर आपके मुल्क को, हुकूमत को मानते हैं, आपके रेट को मानते हैं, आपका आइन को मानते हैं, तब आप उससे ज्यादा आगे बात बढ़ा सकते हो। अगर नहीं होगी तो पूरा कौम एक प्लेटफॉर्म पे तो आप इकट्ठा हो गए ना, फिर आप जो भी एक्शन लेंगे, आपके एस्टेब्लिशमेंट भी है उससे भी आपको बात करनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे जवान शहीद हुए, जिस तरह हमारे जवान जख्मी हैं या जिनका अपाहज बन चुके है, जाहिर है कि उस इदारे से भी बात होगी, लेकिन ये तो इब्तिदा है। आज इसको इंतहा इख्तिताम नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर हमने क्या इमारत की जरूरत लगाई जाए तो शायद इमारत भी टेढ़ी बनती है। नाज़रीन, यहाँ पे हमें एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपने सियासतदानों से भी पूछेंगे और कामरान शफी साहब से जानेंगे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है जहाँ पे हमारे जख्मी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे कितने सियासतदान आज तक गए हैं। कामरान शफी साहब से जानेंगे वक्फे के। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल उठाया था कि जहाँ पे ये हमारे ज़ख्मी जवान ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे कोई सियासतदान आज तक गया, हमारी टॉप लीडरशिप वहाँ पे गई या नहीं गई? कामरान शफी साहब, क्या इतलात है आपके पास? देखिए, जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा जिसके ऊपर मैंने आज का आर्टिकल अपना लिखा है, वो डेली मेल वाला जिसने 20/11 का वो आर्टिकल है जो किसी ने मुझे भेजा ईमेल पे, तो उस पर जब मैं गूगल में गया तो बहुत ढूंढा मैंने। मुझे तो कोई नज़र ऐसा नहीं आया कि कोई सियासतदान या कोई डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो खैर दूर की बात है, या प्रेसिडेंट, कि कोई भी गया हो। जनरल क्या नहीं अलबत्ता 1 साल पहले गए थे और शायद फिर भी गए हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर मुझे सिर्फ ये मिला था कि आर्मी चीफ ही गए हैं। पॉलिटिशियंस में से मुझे नहीं मिला, अगर कोई गया हो तो मुझे ये मालूम नहीं। मेरी इतलात ये है, क्योंकि मैंने इस सेंटर को विजिट किया, कि कोई भी सियासतदान शायद नहीं गया। क्या वजह है कि सियासतदान यहाँ पे नहीं जाते हैं? जी, वो तो कहानी में लिखा था, वो डेली मेल वाली कहानी में, कि क्योंकि ये जो वॉर ऑन टेरर है, ये क्योंकि अमेरिका के पे डाली जाती है कि अमेरिका ने हमें धकेल दिया, और कोई ये नहीं सोचता, जो जाहिद खान साहब ने पहले बात की थी कि जब पहले हमने मुदाखलत की अफगानिस्तान में, जब रूस अफगानिस्तान में आया हुआ था, तो उस वक्त बहुत से लोगों ने, और मैं उनमें शामिल था, मैंने कहा था कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है अफगानिस्तान के साथ, खुद करने दो उनको जो भी करना है, फ्रंटलाइन स्टेट हम क्यों बनते हैं। एनीवे, बात बिगड़ गई, कहीं ना कहीं चली गई। तो वो ये था कि क्योंकि अनपॉपुलर वॉर है, कि जो लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए पॉलिटिशियन नहीं जाते। लेकिन जैसे मैंने पॉइंट आउट किया अपने आर्टिकल में, जो हमारी अस्करी ताकत है, जो सिक्योरिटी स्टेट है, उसने एक्टिवली, मेरे ख्याल में एक्टिवली एक एंटी अमेरिकन एजेंडा
अपने लोगों को प्रेस में और वो कंफ्यूजन होती है, कभी सीआईए के एजेंट हैं, इंडियन एजेंट हैं, फिर हम उनसे बातचीत की भी बात करते हैं। टीटीपी जो है ये हिंदू एजेंट है इस पॉइंट पे मैं कामरान साहब आता हूं दोबारा आपके पास। जाहिद खान साहब, आपकी या आपकी लीडरशिप कहीं गई है इन सोल्जर्स के पास, इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में विजिट किया, और अगर नहीं किया तो क्या वजह, क्यों नहीं गए आप लोग? देखिए अच्छा शरीफ साहब, मैं तो ये समझता नहीं हूँ कि हम वाहिद लोग हैं कि पाकिस्तान में रोज़ियावत से कह रहे कि ये अभी हमारी जंग है। जिस तरह का हमने पहले कहा था कि हमारी जंग नहीं थी, हम इसमें धकेले गए, और आज भी हम इसको इसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे मुखालिफिन कहते हैं ये अमेरिका की जंग है, और उस पर हमें ताने भी मिलते हैं और हमें मार भी इस पर पड़ती है कि ये कहते हैं कि ये अमेरिका की बात करता है, हालांकि हम अपनी कौम की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं। और हम यही भी सोच रहे हैं कि देखें कि 2014 के बाद क्या होगा, वो बहुत खौफनाक सीन होगा। क्योंकि जब आप अफगानिस्तान से जिस तरह पहले 90s में 91 में जब वहाँ से 89 में रूस चले गए और अमेरिका को अफगानिस्तान को लावारिस छोड़ दिया गया था, उसका जो सूरत हाल बनी जिससे और हमारे अंदर IDPs आ गए और हमारे और तबाही हो गई। इसके बाद देखें आपने जब रूस आया था तो डॉलर भी आए थे हमारे मुल्क के लिए जब IDPs आए थे, लेकिन आप ये सोचे कि ये सूरत हाल अगर अनार की अफगानिस्तान में हो गई, सिविल वार शुरू हो गया और उसके बदले जो भी लोग आएंगे तो क्या उसके लिए तो कोई हमें डॉलर नहीं देगा, बल्कि हमें और कोसेगा और हमें कहेगा कि ये तो टेररिस्ट मुल्क है। इसलिए हम डायलॉग की बात करते, अदरवाइज हम तो खड़े हैं। आपने बात की कि हम क्यों नहीं गए, आपने खुद, मैंने आपको कहा कि हमारे बहुत सारे कारकुन भी इसी तरह, किसी की टांग नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। मैं एक वाकया बताना चाहता हूं, जब हमारे खैबर पख्तूनख्वा का नाम मंजूर हो गया और हमने तिमरगरा में एक खुशी का इजहार के लिए जुलूस निकाला, हमारे सोसाइटी ठीक हुआ, उसमें 70 हमारे कारकुन शहीद हुए। हमारे बहुत सारे कारकुन आज भी जिसके हाथ नहीं है, जिसके टांग नहीं है, वो भी मौजूद है। तो हम मिन हैसुल कौम इसका सामना कर रहे हैं। लेकिन ANP मैंने पहले अर्ज की कि हम अभी भी कहते हैं कि जो लोग हमारे सरजमीन पे हमारे जमीन की सॉवरेंटी के वायलेशन करते हैं उसका तो हम नाम नहीं लेते हैं। ड्रोन अटैक जो एयर वायलेशन हमारी सॉवरेंटी की होती है उसको तो हम कंडम करते हैं और कंडम करना भी चाहिए, उसका कोई हक नहीं बनता है। लेकिन क्या हमारे मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए, आपने जो इसका बादशाह खान एयरपोर्ट पेशावर पे जब अटैक हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे वो कौन थे? वो तो न तो पाकिस्तानी थे न कोई अफगानी थे, वो तो चेचन थे। तो उनका या उज़्बेक थे, उनका क्या काम था हमारे मुल्क के अंदर? इसलिए अब जो डायलॉग या हम बात करते, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारे लोग कतराते इस बात से, और खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के उसके सहारे उनका ये ख्याल है कि शायद उनके खिलाफ हम बात करेंगे तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इलेक्शंस में वायलेंस का खौफ, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से पूछूं, ख्वाजा साहब आपकी पार्टी की लीडरशिप क्यों नहीं गई इन सोल्जर्स के पास? क्योंकि सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां तो हमने देखा है कि जब आपके फौजी शहीद होते हैं या इवन जो जख्मी होते हैं उनकी अयादत के लिए भी पॉलिटिकल लीडरशिप साथ खड़ी होती है, जाती है, नजर आती है। आप लोगों ने विजिट किए ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स? देखिए, रिहेबिलिटेशन के हवाले से यकीनन मुझे इसकी मालूमात नहीं है, लेकिन एक बात मैं रिकॉर्ड पे ज़रूर लाना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने बात की है तो मेरा ख्याल है आपको याद होगा लास्ट ईयर MQM ने मुल्कगीर सतह पर वॉर ऑन टेरर पर हमने अपनी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान में तमाम दफातर, तमाम गाड़ियाँ और हमने पाकिस्तान का फ्लैग लगाकर उनसे इजहार यकजहती किया था। और पूरे मुल्क में हमारे डेलीगेशन जहाँ जहाँ शहीद थे, ख़ास तौर पर पंजाब के तमाम अजला में, कराची के अंदर, इसी तरह कोयटा के, पेशावर के अंदर वो हमारे डेलीगेशन गए। वहाँ पर हमने उनकी तमाम फातिहा ख्वानी की और उनके अहले खाना से मुलाकात की। ये बहुत बड़ी एक हमारी एक्टिविटी थी जो अफवाज पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो एक जो जंग जारी थी, जिसमें हमने पूरी कौम को मोबिलाइज करने की कोशिश की थी। जो बात जाहिद खान साहब ने की है, देखें अरशद भाई, ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप ये नहीं समझें कि ये जंग अब सिर्फ बॉर्डर्स पे हो रही है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि बहुत सारे मकतब फ़िक्र के लोग फ़िक़े की बुनियाद पर या आइडियोलॉजी की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो उन्हें बिल वास्ता या बिला वास्ता तक़वियत पहुँचाते हैं। हमें पहले ये देखना होगा कि हम एज ए कौम, मिनासुल कौम, हमारी पॉलिसीज़ एक हैं या नहीं। और जिन पार्टियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बिलखुसूस अवामी नेशनल पार्टी की भी मैं ज़रूर जिक्र करूँगा
कि इनकी जो रिकमेंडेशंस थी, जो इनकी आज भी एपीसी हुई, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बुलाई, उस पर हमें एटलीस्ट आप उनको यूनाइट करें, उनको मोबिलाइज करें। अगर ये मोबिलाइज नहीं होंगे, इस तरह की एपीसी हम करते रहेंगे, हमारे फौजी लड़ते रहेंगे, हमारे पास डेफिनेशन ही नहीं है वॉर ऑन टेरर पे, तो मुज़ाकरात किससे करेंगे और क्या हासिल करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कामरान शफी साहब। यहाँ पे एक और सवाल भी उठता है कि जब हम बात करते हैं और ये डिस्कोर्स आम चलता रहा है कि जनाब ये CIA के एजेंट हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये वाला डिस्कोर्स भी सामने आया, तो फिर हम इन लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उसको सारी सियासी जमातें हमारी प्रपोज कर रही हैं कि होनी चाहिए बातचीत। नंबर एक। और नंबर दो, जो जायद खान साहब ने खुद कहा कि जब खैबर पख्तूनख्वा का नाम तजवीज़ जो हुआ और फिर अप्रूव हो गया कि फ्रंटियर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा नाम होगा, तो उस जो वो जलसा किया था उन्होंने खुशी मनाने के लिए, उसमें भी बम फटा और उन्होंने कहा कि हमने फाड़ा है। तो ये कौन से, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ जायद खान साहब से कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हम ट्राइबल के साथ बात करेंगे, तो ये ट्राइबल क्या, ट्राइबल खिलाफ थे इसके खैबर पख्तूनख्वा नाम के, या ये फॉरेनर से जिन्होंने आके फाड़ा था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बात शुरू से ही गलत है कि वो लोग ये बाहर के लोग हैं, ज्यादातर बाहर के लोग हैं, और इनका एजेंडा वो ही उन्हीं को मालूम होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट वो सेलिब्रेट कर रही है कि जी हमारा नाम हमें मिल गया है इतने साल के बाद, और बड़ी अच्छी बात थी, मैं बड़ा खुश हुआ। उसमें उन्होंने उड़ा दिया 70 आदमियों को, तो उनसे ये बात कर रहे हैं, ये तो वो ये बता सकते हैं क्यों। कंफ्यूजन, डेलिब्रेट कंफ्यूजन इससे फैलती है। जाहिद खान साहब, आपने जिक्र किया था कि इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शंस में भी जितनी भी अभी तक एडवांस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत ज्यादा वायलेंस प्रिडिक्ट की जा रही है। क्या हमारे सियासतदानों को यह खौफ खाया जा रहा है, जबकि असेंबलियां तहलील होने में चंद दिन रह गए, कि कम से कम एक ये फेस हम प्रेजेंट कर सकेंगे, हम तो बातचीत की बात कर रहे थे, इस खौफ की वजह से बातचीत की बात कर रहे हैं? देखिए आशीष साहब, मैं फिर वाज़ेह करना चाहता हूँ, अवामी नेशनल पार्टी की न वर्कर न लीडरशिप डरती है, न कभी डरी है। मैंने एज ए होल बात की और आपने ये कहा कि हमने उन जो जवान जख्मी हुए या अपाहज हुए उनके लिए, आपको देखा कि हमारे सूबे में ये सब कुछ हो रहा है और हम उनके साथ छाना बशाना खड़े हैं, इसलिए हमें मार पड़ रही है। अगर बशीर बिलोर एयरपोर्ट पे न जाता, वहाँ पे वो बात नहीं करते, कौम के हौसले बुलंद न करते, तो क्या उसको मारा जाता? हमें तो इसी की सजा मिल रही है ना। हम तो उनके साथ खड़े हैं और अभी भी खड़े और खड़े रहेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और हमने 5 साल में यही कहा और 5 साल में यही करते रहे। जहां तक कबायली जरगा की बातें, देखिए सारे कबाइल टेररिस्ट नहीं है, कबायली जरगा एक अमायदीन का है जो लीडर वहां के मलक से या उलमा है, अगर वो डायलॉग करते हैं और उसके नतीजे में कोई अच्छी बात निकलती है तो उसका अचीव कर देंगे। अगर अच्छी बात नहीं निकलती है तो फिर कौम को सबको एक बात मिल जाएगी। और वो जो लोग, जो मैंने पहले जिक्र किया था, फिर मैं उस पर आता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम जलसा आराम से कर लेंगे, हम जुलूस आराम से निकाल देंगे, हम इलेक्शन आराम से करेंगे, तो ये वो खौफजदा है और वो यही समझते हैं कि शायद ये आज तो इनके साथ है, कल हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन कल अगर ये हुकूमत में जाती उनके साथ भी यही सलूक होगा, यही काम होगी। इसलिए हमने ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और हमने कहा कि चलो एक स्टेप ले लेते, देखते हैं अगर इससे कोई इस मुल्क के लिए अमन नसीब हो जाते हैं या अमन आ जाते हैं, हमारे जो मैशत है वो बैठ रही है, अगर इसको हम संभाला जा सकते, खुशहाली की तरफ जा सकते, तो हम ये स्टेप उठा लेते। इसके बावजूद भी कि हमने बहुत कुर्बानियां दी और हम अभी भी पीछे नहीं है। देखिए सबसे खतरा हमें है कि हम इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन अरशद शरीफ साहब मैं वाज़ेह करना, हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन करेंगे, जो भी होगा, जो मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, वो तो अल्लाह जब नसीब करेगा तो वही होगा, लेकिन हम जाएंगे। लेकिन हम अपनी बात पे अभी भी कायम है। अगर कोई सही हुकूमत के रेट को तस्लीम करते, आईन को मानते, पाकिस्तान को मानते, पाकिस्तान के कानून को मानते, तो उससे बात होनी चाहिए। अगर वो नहीं मानते तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं? चले नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कामरान शफी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारी फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे शहरियों को मार रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे बातचीत हो सकती है? कुछ नाम शायद हमारे इल्म में भी इजाफा हो, जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, और मुज़ाकरात की बात भी उन लोगों से जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, इलेक्शंस आने वाले हैं और कराची में वैसे ही वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है। इलेक्शंस के आते तक आप देख रहे हैं कि कोई वायलेंस
इस एंगल से कोई ज्यादा होगी। और इलेक्शंस को पीसफुल बनाने के लिए खासतौर पर कराची में कोई सिक्योरिटी इदारों ने ऐसे इकदाम लिए हैं कि फ्री, फेयर, इम्पार्शल और पीसफुल इलेक्शंस हो सकें? बड़ा अहम आपने इस वक्त अरशद भाई ये उठाया है, बिलखुसूस कराची के हवाले से। वैसे तो इलेक्शन डेफिनेटली ये देरपा, शफाफ और ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बेहतर हो। लेकिन अगर कराची की आपने बात की है तो देखें, अब आज जो आपने जिस नेशनल हमारी जो इस वक्त प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, कौमी एक सूरत हाल दहशतगर्दी की, ये वही सूरत हाल है जो इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है। आपको मालूम है कि यहाँ पर हमने इस हवाले से भी अपनी पॉलिसी दी गई थी, लेकिन कराची अनचेक्ड छोड़ दिया गया। और वो जो एक ऑपरेशन जो मुल्क के एक खित्ते में हो रहा था, वो आखिरकार पूरे पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ फैला बल्कि कराची में अब सेफ हेवन्स भी बन चुके हैं। यहाँ पर पुलिस पे हमले हो चुके हैं, रेंजर्स पे हमले हो चुके हैं, मीडिया पे अटैक्स हो चुके हैं और बहुत सारे इलाके जो कि सियासी जमातों के लिए भी नो गो एरियाज बन गए। हमें असल में जो बात मैंने आपसे पिछली दफ़ा कही थी वो यही थी कि जनाब ये जो पॉलिसी है नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, ये तो 5 साल पहले बन जानी चाहिए थी, जब इस खतरे के पेश खेमे से हमारी अफवाज ने और हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने हमें आगाह कर दिया था और हमें इसके असरात नज़र आ रहे थे। अब कराची की जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और अभी हमने जब पुलिस की ब्रीफिंग अटेंड की थी तो उसमें हमें यह पता चला कि इसमें सैकड़ों ऐसी डेड बॉडीज हैं जिनका तो कोई वारिस ही नहीं है, जिन्होंने रिसीव ही नहीं की, पता ही नहीं है कि इनको मारा क्यों गया, किस हवाले से मारा गया। और कई डायग्नोसिस ऐसे हुए जो शायद कहीं कबायली या मजहबी या इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और जिरगे के फैसले के ऊपर कत्ल हुए। अब यहाँ की डायनामिक्स नॉर्मल डायनामिक्स नहीं है अरशद, ये आपको बड़ी कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेंसिटिव फॉल्ट लाइन कराची है और यहाँ पर अगर हमें इस तमाम सूरत हाल से अगर निमटना है तो गैर मामूली इकदाम करने होंगे जो कि अभी तक नहीं किए गए। आपको कुछ नजर आ रहा है कि पॉलिसी मेकिंग लेवल पे ऐसे कोई इकदाम कम से कम इनिशिएट ही किए गए हों? देखिए बिल्कुल हमारी जो जब तक हमारी गुजारिशात सुनी जाती रही, जब तक तो हमने दी और ये इदारों को मालूम है। अब ये सूरत हाल यह मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये इकोनॉमिक हब की हैसियत से अगर खुदा ना खास्ता ऐसे वक्त में डिस्टर्ब हो जाता है, जिस तरह के अभी रहमान मलिक साहब ने भी आपने देखा कि कुछ वार्निंग्स दी हैं, तो ये इदारों की नॉलेज में है, तभी तो वार्निंग दी है कि कराची में ये होने वाला है या उसकी सेंसिटिविटी ये। तो इसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, एक आम आदमी को उसकी हिफाजती इकदाम के लिए क्या इकदाम किए गए और दूसरा इलेक्शन के अंदर जो प्रोसेस है उसको हमने किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर बनाना है। कामरान शफी साहब, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जी बातचीत करेंगे उन लोगों से जो पाकिस्तान के आइन को मानेंगे, रूल ऑफ लॉ को मानेंगे, रेट ऑफ द स्टेट को एक्सेप्ट करेंगे। तो जिन लोगों से मुज़ाकरात की बातचीत कर रहे हैं उनमें से कोई ऐसे नाम हैं जो कि ये सारी कंडीशंस पूरी करते हैं, या कोई एक पॉजिटिव सिंपलेस्ट रे ऑफ होप उन्होंने दियो कि हाँ जी हम इस पर मानने के लिए तैयार होंगे? नहीं, ऐसे जैसे आपने देखा है जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो ऑफ़र थी टॉक्स के लिए, मुज़ाकरात के लिए, तो उनमें तो उन्होंने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी। उन्होंने बल्कि उन्होंने दोहराया एक दफ़ा और हमारे सारे सियासतदान, डिसीजन मेकर्स इतने मासूम हैं कि उन्हें ये सिंपल चीज़ें नज़र नहीं आती, समझ नहीं आती। क्या वजह है? मासूमियत तो नहीं है, तो मैंने मजबूरी है, कल भी कहीं कहा था, मेरा ख्याल है कि मजबूरी है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये इलेक्शनियरिंग का भी एक हिस्सा है। अगर आप कल की तस्वीरें आप देखेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब जब फरमा रहे थे, जो भी उनका इसका था APC का स्टेटमेंट, तो पीछे खड़े थे उनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर के, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि फ्रंटियर की प्रोविंशियल असेंबली के लिए ये एक इलेक्शन मीटिंग है, सारे बातें वो। लेकिन ये भूल रहे हैं कि जब ये 2005 में हस्बा बिल निकाला था तो उसका क्या बना आगे, जब सवात में उन्होंने बाद में दूसरे लोगों ने किया उसका क्या बना। आप इनको टेररिस्ट को टाइम देंगे, वो अपने आप को रीआर्म करेंगे, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे। जब आप कहते हैं कि नया गेम इज अबाउट टू बिगिन, ये कौन सा नया गेम शुरू हो रहा है? नया गेम तो मेरी जान शुरू होगा जब अमेरिकन जाएंगे, नया गेम तो वो है, और फिर आप देखना होता क्या है।
क्या यानी होगा? अभी उनके जो तालिबान हैं वो तो कह दिया ना, उनके जो मेन जो उनके इंटरलॉक्यूटर हैं तालिबान के अमरीकनों के साथ, जिसका मैं इंटरव्यू को पहले जिक्र किया था ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उन्होंने तो कह दिया है, सीधा कह दिया कि हम बिल्कुल तालिबान जो पाकिस्तान तालिबान है हमारे साथ, हम उनके साथ हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं और वो हमें फॉलो वगैरह। और ये तो जब सारी गन्स पाकिस्तान की तरफ होंगी फिर समझ आएगी हमें, फिर समझ आएगी कि वो क्या रहे। कामरान शफी साहब, जाहिद खान साहब, ख्वाजा इजल हसन साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं कोई कंक्लूजन दूं प्रोग्राम की, आपको चंद सवालात के साथ और अपने उन ज़ख्मी जवानों के विजुअल के साथ छोड़े जा रहा हूँ, सोचिएगा इस बारे में। ये ऑपरेशन के दौरान हुई है खैबर एजेंसी में, बराह रास्त में शर्त पसंदों के खिलाफ जो अटैक कर रहे थे, अटैक के दौरान हमने जब सर्च किया तो उसमें राकट लगाए, तो राकट के दौरान जब राकट लगा तो उधर से आईडी ब्लास्ट हो गई है। आईडी ब्लास्ट में ये दोनों टांगें ज़ाया हो गई और दूसरे जो हमारे साथ साथी थे वो शहीद हो गए दोनों। जितने जवान देखो, किसी के बाजू नहीं है, किसी के टांगे नहीं है। इनको फख्र करना चाहिए कि हमारे ये जवान हैं, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। असल को जवान तो ये इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ये ऑपरेशन में मोहम्मद एजेंसी उधर ऑपरेशन कर रहे थे, उसमें अटैक किया था हमने उन पर, शिद्दत पसंदों पे। जो अभी कार्रवाई भी उन्होंने फायर किया, उसमें ब्रेस्ट लगा था मेरी टांग पे और ये टांग कट गई थी उधर पेशावर सीमेज में। फिर ऑपरेशन शुरू होता है कि सर्च पे हम जा रहे थे, रास्ते में रोड ब्लॉक लगी हुई थी और वो रोड ब्लॉक हटाते वक्त बस एरिया ब्लास्ट हुआ। क्या फ़र्क क्या पड़ा आपकी ज़िंदगी पे अब? फ़र्क तो पड़ा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं, तो इंशाल्लाह इतना मायूसी नहीं है। और ज़मीन और वतन के लिए कुर्बानी अगर इस आधे बदन की भी पड़ जाए ना तो ये हाजिर है हमारी। लेकिन क्या हुआ था आपको? ये माइंस ब्लास्ट हुआ था। माइन ब्लास्ट किस जगह हुआ था? उधर मोहम्मद एजेंसी। मोहम्मद एजेंसी कब हुआ था? 31 जनवरी 2010। अब सुना है कि आप सबको रेस में हरा देते हो। हाँ, ये तो है, बस ये हर एक बंदी में अपना लचक होता है।